पेज 177 तो अभी स्टार्ट किया है हमने पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसकी हमने इनकम साइड कंप्लीट कर ली थी। इसमें दो ही हेडिंग है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अदर इनकम में वही आइटम आएंगी जो आती थी पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वगैरह। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स में कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों माइनस सेल्स रिटर्न, और अगर स्क्रैप की सेल है तो वो मेन इनकम में ध्यान रखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। अब आ रहे हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस के अंदर टोटल 7 हेडिंग्स हैं। देखिए सिंपल सी बात, एक्सपेंस की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। जब भी एक्सपेंस बताए जाएंगे किसी को तो मेजर एक्सपेंस बताया जाए पहले, उसके बाद जो कम हुआ, उसके बाद जो और कम खर्चा हुआ। फॉर एग्जांपल पूछे जी कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो तो कितना कहाँ कितना खर्चा है, तो मटेरियल का बताएंगे, मटेरियल मेजर खर्चा मटेरियल का आएगा। उसके बाद लेबर का बताएंगे, उसके बाद इंटीरियर का बताएंगे। मतलब जो खर्चा ज़्यादा होता है अमाउंट में वो पहले बताया जाता है, जो कम वो बाद में, जो और कम वो बाद में। सेम कॉन्सेप्ट है, एक कंपनी के अंदर जो मेन खर्चा आता है वो मटेरियल का खर्चा आता है। पहली 3 हेडिंग सिर्फ मटेरियल के नाम की, पहली 3 हेडिंग सिर्फ मटेरियल के नाम की। उसके बाद बड़ा खर्चा आता है सर एम्प्लॉइज़ का, तो चौथी हेडिंग एम्प्लॉइज़ के नाम की। उसके बाद 5वां बड़ा खर्चा आता है लोन पर इंटरेस्ट, तो 5वीं हेडिंग है फाइनेंस कॉस्ट। छठा खर्चा आता है सर जो हर कंपनी में होता है, डेप्रीसिएशन। और लास्ट इसका कोई नहीं होता, उसका अदर होता है, इसलिए कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएगा 7वां एक्सपेंस। बात करते हैं चौथे नंबर की, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। सर एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग अगर कंपनी का 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो वो चौथी हेडिंग में आएगा। ये 12th क्लास में आसान है एज कम्पेयर टू 11th क्लास। कैसे? 11th क्लास में पढ़ाया जाता है वेजेस आए तो ट्रेडिंग, सैलरी लिखाओ तो पीएनएल, वेजेस एंड सैलरी लिखाओ तो ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस लिखाओ तो पीएनएल। तो कैटेगरी अच्छे से मालूम होनी चाहिए थी। इस बार ऐसी कोई टेंशन ही नहीं। वेजेस भी चौथी हेडिंग में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी भी इधर, वेजेस एंड सैलरी भी इधर, सैलरी एंड वेजेस इधर, एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हैं वो भी इधर, सारा खर्चा एम्प्लॉय के रिगार्डिंग वो इधर। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट 5वां खर्चा फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी ने जितने भी लोन ले रखे हैं उस पर जितना भी इंटरेस्ट जा रहा है वो 5वीं हेडिंग में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट पहले भी पढ़ा है हमने, कब पढ़ा है पहले बताइए? इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर जब हम डिबेंचर का इंटरेस्ट राइट ऑफ करते हैं, जब हम लॉस राइट ऑफ करते हैं तो लिखते थे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट यही वाली फाइनेंस कॉस्ट है जो 5वीं हेडिंग है पीएनएल के अंदर। इसमें एक जो लर्निंग वाली चीज़ है वो ये देखिए सर, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 10%, तो इंटरेस्ट गया 10 लाख, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट चला गया 1 करोड़ रुपए के लोन। ये तो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा ही आएगा, चलो कोई डाउट है नहीं। लेकिन लोन लेने में मान लीजिए 1% प्रोसेसिंग फीस चली गई, मतलब कि 1 लाख, वो भी इधर ही आएगा। लोन के रिगार्डिंग सारे खर्चे, नॉट ओनली इंटरेस्ट, लोन के रिगार्डिंग सारे खर्चे आएंगे फाइनेंस कॉस्ट में, नॉट ओनली इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, सारे खर्चे। एग्जाम्पल तो डिवेंचर्स पर, तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये तो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा ही आएगा। डिवेंचर को इशू करने के रिगार्डिंग और खर्चा होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो भी यही आएगा। ध्यान रहेगी बात, ध्यान रहेगा। सर बैंक के हर साल चार्जेस लगते हैं अकाउंट मेंटेन करने में, तो वो एसएमएस चार्जेस हैं, चेकबुक चार्जेस हैं,
ऐसे कोई चार्जेस हैं तो वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं लोन से। अदर एक्सपेंस में समझ पा रहे हैं जी? लोन के रिगार्डिंग ही खर्चे फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। तो मेरी कंपनी में कोई भी लोन नहीं है तो फाइनेंस कॉस्ट के आगे नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्शन सभी को पता है सर, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको हर साल हम डेप्रिसिएट करते हैं, उसकी एसेट की वैल्यू डाउन करते हैं, उस खर्चे को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन किसे बोलते हैं? डेप्शन अमोर्टाइजेशन दोनों सेम है। डेप्रिसिएशन वर्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, अमोर्टाइजेशन वर्ड इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इतना फर्क है। डेप्रिसिएशन वर्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए, अमोर्टाइजेशन वर्ड इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इतना फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं, दोनों से। वो वाला खर्चा इधर आएगा। लास्ट अदर एक्सपेंस, इसके लिए कोई नहीं है, इसके कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है, जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, जो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, जो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो अदर एक्सपेंस के एग्जांपल दीजिए। अदर एक्सपेंस के कंपनसेशन अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही। रेंट पेड अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही। फ्यूल अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही। तो जितने भी एक्सपेंस आपको लग रहा है कि सर ऊपर हेडिंग नहीं है, कैरेज हो गया, इनवर्ड आउटवर्ड, सब इधर ही आएगा। पहली 3 हेडिंग के अलावा फटाफट से पूरा फॉर्मेट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो बताइए। जो एक्सपेंस की पहली 3 हेडिंग है वो नहीं पढ़ाई आपको अभी, उसके अलावा बाकी पूरा P&L पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक। कोई डाउट लग रहा है तो पूछें। सर एम्प्लॉय को पेड लीव तो वो इसमें आएगा। हां जी, एम्प्लॉय बेनिफिट पेड लीव, एम्प्लॉय को पेड लीव। हाँ। एग्जाम में क्वेश्चन P&L का बहुत कम आते हैं क्योंकि इसमें हेडिंग सब हेडिंग नहीं, सिर्फ हेडिंग, और बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। कोई एक्सपेंस का नाम लिखा हो तो आपसे पूछा जाए इसकी हेडिंग बताओ, तो इजीली बता सकता है कोई बच्चा। फॉर एग्जांपल सेल्समैन कमीशन लिखा हुआ है तो अदर एक्सपेंस के अंदर आएगा, दिख रहा है क्लियर कट, तो ये इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं नॉर्मली, इससे तो क्वेश्चन कम बनता है P&L पे। अगर बन जाए तो MCQ वाला क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क का। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो है वो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट। चलिए बोर्ड पे देखिए। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग में ऐसा होता है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। अगर ऐसे लिखूंगा तो जीपी सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी अकाउंट को अपोजिट साइड में लिख दूं और उसका साइन चेंज कर दूं तो अल्टीमेट आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो फाइनल आंसर निकला ये एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई? इन दोनों में से बताना है कुछ। एक्सपेंस डेबिट साइड में इनकम कैसे मिल जाएगी आपको? रीडिंग आउट डेबिट में इनकम कैसे मिल जाएगी आपको? एक्सपेंस तो मिलेगा, तो क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे इस चीज। साल की शुरुआत में मेरे पास 5 लाख का स्टॉक था, साल के एंड में 3 लाख का स्टॉक बचा, 2 लाख का स्टॉक खर्च हो गया, ठीक है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ये एक्सपेंस शो कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब इसको अकाउंट्स में हम बोल रहे हैं चेंज इन इन्वेंटरी।
इकोनॉमिक्स में उल्टा फॉर्मूला होता है इसका। इकोनॉमिक्स में चेंज इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कंफ्यूजन नहीं होना वहां से, ठीक है। अकाउंट्स में फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ये हमने तीसरी हेडिंग पढ़ी है, P&L, चेंज इन इन्वेंटरी, सही। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक और एक्सपेंस आता था परचेजेस के नाम से, पूरे साल में गुड्स कितना खरीदे, परचेजेस, ये हमारे P&L की दूसरी हेडिंग। तो सर अगर मैं अकाउंटेंट हूं एक ट्रेडर के यहाँ, ट्रेडर के अंदर होलसेल रिटेलर दोनों आते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदते बेचते हैं, तो मेरे यहाँ एक्सपेंस की पहली हेडिंग नील, नॉट एप्लीकेबल। स्टार्टिंग दूसरी हेडिंग से होगी, क्योंकि मेरे यहाँ ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा और परचेज होगी गुड्स के रिगार्डिंग, और तो कुछ नहीं होगा। तीसरी हेडिंग में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख दिया, दूसरी हेडिंग में मैंने परचेज लिख दी, खत्म काम। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए स्पेशल हेडिंग बना रखी है। होगा ध्यान दीजिए आपको COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चंस किए 11th क्लास में इसके चैप्टर 18 में, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हो गए, बिक गए, उनकी कॉस्ट निकालना है। उनकी कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, समझे इस चीज को। 5 लाख का स्टॉक पहले से था, मान लीजिए 20 लाख का इस साल और परचेज करा, टोटल स्टॉक कितना हो गया हमारे पास, 25 लाख का हो गया। अभी 2 लाख का गोदाम में पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब 23 लाख वाला स्टॉक बिक गया, इसे कुछ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड की कॉस्ट आएगी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले वाली हेडिंग ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या पढ़ा सर हमने अभी तक? हमने पढ़ा सर पहली हेडिंग है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी हेडिंग है परचेजेस और तीसरी हेडिंग है चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन्वेंटरी के अंदर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और टाइम पर करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, दो बार कैसे आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चर के लिए बनाया हुआ है हेडिंग। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है वो सिर्फ रॉ मटेरियल वाला, बाकी सारे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर, बाकी सारे कौन कौन से, फिनिश गुड्स और WIP और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो गुड्स खरीदे हैं डायरेक्ट बेचने के लिए बना नहीं रहे हैं, उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। मैंने बताया था आपको ट्रेडर के यहाँ स्टॉक मिलेगा एक ही टाइप का, स्टॉक इन ट्रेड। मैन्युफैक्चरर के यहाँ आपको स्टॉक मिलेगा 4 टाइप का। स्टॉक इन ट्रेड तो है ही, रॉ मटेरियल भी, WIP भी और फिनिश गुड्स, 4 टाइप का स्टॉक मिलेगा। तो 3 टाइप यहाँ आ गए और एक टाइप यहाँ, 4 टाइप आ गए, 4 टाइप आ गए। एब्सेंट क्लास WIP वर्क इन प्रोग्रेस, आधे अधूरे गुड्स बने हुए हैं अभी तक, डन जी। सेम क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे रॉ मटेरियल का और यहाँ पर इन तीनों का। तो 4 टाइप के स्टॉक होते हैं, चारों में से रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इधर, बाकी 3 आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इधर। अब आते हैं परचेज, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल की परचेज किधर, पहले वाली हेडिंग। बताइए WIP की परचेज कौन सी वाली हेडिंग में है, पहली वाली की, दूसरे वाली की, तीसरे वाली, तीसरी। WIP की परचेज होती है, आधा पूरा मार्कर क्यों खरीदूंगा,
अगर मार्कर की फैक्ट्री है हमारे तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिनिश गुड बनाएंगे, WIP को खरीदेंगे, परचेज होती है। इसके बाद आ जाइए, बताइए फिनिश गुड्स की परचेज किस साइड आएगी, पहली की, दूसरी की, तीसरी? सेकंड वाली फिनिश गुड्स की परचेज नहीं है। अगर फिनिश गुड्स परचेज करेंगे तो उसे को स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। आप समझो डिफरेंस को। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं सर? रॉ मटेरियल खरीदा और उसे कंप्लीट रेडी करा, तैयार हो गया बिकने के लिए, दिस इज फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं? जो मैंने रेडीमेड ही खरीदा और बेचने के लिए, उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तो अगर मैं फिनिश गुड्स खरीदूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फिनिश गुड्स तो उसे कहते हैं जो हमने खुद रेडी करा हो। अगर हमने परचेज करा हो तो उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। समझ आ रही है बात? तो फिनिश गुड्स की भी परचेजिंग नहीं होती। स्टॉक इन ट्रेड की परचेज की तरह की होता है सेकंड वन। सेकंड वाली हेडिंग में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड की परचेज आएगी और कुछ नहीं आएगा। पहले वाली हेडिंग में तीनों चीजें रॉ मटेरियल की हैं। ओपनिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल, परचेज भी रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल। और जो तीसरी हेडिंग है चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें तीन चीजें हैं, फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। ये बात मैंने यहाँ पे टेबल बना करके लिखी हुई है, देख सकते हैं P&L के नीचे टेबल बनाई हुई है। क्या लिखना है? जो ओपनिंग स्टॉक के आगे पहले वाली हेडिंग 1 लिखा है, मतलब पहले वाली हेडिंग। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का पहली हेडिंग, परचेज रॉ मटेरियल की पहली हेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का पहला हेडिंग। WIP पे आ जाइए। WIP पे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक थर्ड हेडिंग में आएगा, परचेज नॉट एप्लीकेबल, परचेज होती ही नहीं है इसमें, और तीसरी हेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। फिनिश गुड्स में देखिए ओपनिंग स्टॉक तीसरी हेडिंग, परचेज नॉट एप्लीकेबल, क्लोजिंग स्टॉक तीसरी हेडिंग। स्टॉक इन ट्रेड पे आ जाइए, ओपनिंग स्टॉक तीसरी हेडिंग, परचेज दूसरी हेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक तीसरी हेडिंग। क्लियर हो गई बात? डाउट को लग रहा होगा इस पर? आते हैं जी MCQ पे। पहला क्वेश्चन पढ़ा। हाँ जी, ये जो आपने टेबल बनाई है, पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लिखा हुआ है एम कोड का पढ़ लीजिए। पढ़े जी पहला क्वेश्चन 178 पेज पे। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। बताएं जी कौन सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट के लिए? पार्ट 1 शेड्यूल 3 बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, कंपनी की बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट से बनेगी? ऑप्शन ए कहता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसको ना पता हो लिख लीजिए लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल नीचे लिख लीजिए लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से बनती है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल होती है और टॉप टू बॉटम ये वर्टिकल होती है। बी ऑप्शन टॉप टू बॉटम। और सी ऑप्शन क्या था? जैसा मन करे बताओ। बी ऑप्शन वर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, इनमें से कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी एक्ट के हिसाब से? P&L, बैलेंस शीट, डायरेक्टर ऑडिटर की रिपोर्ट, और चौथा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी डिलीट हुए सर 8 साल हो गए। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेट चैप्टर है, ये डिलीटेड है, इसलिए चर्चा नहीं कर रहा था इसका। फंड्स में यहाँ पर जो टोटल कितना पैसा पूरे साल आया कहाँ से और पूरे साल कहाँ गया ये दिखाया जाता है। इसमें एक्रूवल बेसिस भी जुड़ा होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो सिर्फ कैश बेसिस के हिसाब से एक्चुअल पैसा आया गया, फंड फ्लो में एक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता था, कंपल्सरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ एसेट्स इन कंपनीज बैलेंस शीट डैश एसेट्स शुड बी शोन। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कौन सी पहले लिखे हैं? नॉन करंट एसेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट एसेट। बताइए नॉन करंट कौन कौन सी आइटम आएगी? सारी आइटम आएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉल्स इन एरियर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर शेयरहोल्डर फंड मतलब तो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ सही, बी ऑप्शन शेयरहोल्डर्स फंड बिल्कुल सही है।
प्लस किया था माइनस किया जाता, माइनस किया जाता। 7th क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस ये कहाँ आता है बताइए? करंट लायबिलिटी में आता है, अदर करंट लायबिलिटी। 8th क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी हेडिंग के अंदर आता है? करंट लायबिलिटी। 9th क्वेश्चन, फिक्स्ड डिपॉजिट। ध्यान दीजिए, पहले कंपनीज का काम है बिजनेस करना, जो पैसा आए उसको इन्वेस्ट करना, बैंक में एफडी करना, ये उसका बिजनेस नहीं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ये एफडी वाला फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं। एक बात। दूसरी बात, कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है एज अ लोन, तो उसका डिवेंचर तक फॉर्म हमने पढ़ा ही है। उसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट या पब्लिक डिपॉजिट के नाम से कंपनी लोन लेती है पब्लिक से। कंपनीज लोन लेती हैं पब्लिक से, फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से इशू किया जाता है और पब्लिक डिपॉजिट के नाम से भी इशू किया जाता है। तो ये वो वाला फिक्स्ड डिपॉजिट है, जैसे एफडी वाला सोच करके एसेट ना सोचो, ठीक है? कंपनी एफडी नहीं करेगी बैंक। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा जी, डी ऑप्शन। पब्लिक से लोन लिया जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। इसमें सिंपल पैसा आने की एंट्री होती है, इसलिए कोई चैप्टर नहीं बना रखा स्पेशल। हाँ जी, डिबेंचर इसमें अंतर क्या है? डिबेंचर में पार्ट से होते हैं 100 रुपये में, इसमें कंपनी 10,000, 20,000, 50,000 कितना भी लॉट रख लेती है। 10th क्वेश्चन पे आ गई जी, गुडविल की सब हेडिंग बतानी है, इंटेंजिबल एसेट्स। 11th क्वेश्चन, शेयर फॉरफिचर अकाउंट किधर लिखे? शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ऐड करते हैं। लेस हो गए मार्क्स। 12th क्वेश्चन, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। एक्सपेंस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एक्सपेंस कहाँ आते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। आपको पढ़ा था हमने वर्ड अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट्स का। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, एक्सपेंस जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, उनको हम राइट ऑफ करते हैं, उसे अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। अभी तक राइट ऑफ नहीं करे तो उसको अनअमोर्टाइज्ड बोलेंगे। एक्सपेंस हमने अगर अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं पीएनएल में, अगर कैरी करना है हमें आने वाले ईयर तो उसे अनअमोर्टाइज्ड बोलेंगे। सी ऑप्शन, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। 13, सिक्योरिटी प्रीमियम किधर आएगा जी? रिजर्व एंड सरप्लस। 14th क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंस किधर आएगा जी? अदर करंट एसेट। 15th क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इनमें से कौन सी आइटम आएगी? प्रोविजन मैचिंग, बी ऑप्शन। बाकी 3 आइटम अदर करंट लायबिलिटी की। 19th प्रोविजन फॉर टैक्स किधर आएगा जी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 17th बीआर किधर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल। 18th क्वेश्चन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट किधर आएगी? करंट इन्वेस्टमेंट। इसे मेंशन कर रखा है नहीं कर रखा? ट्रेड मैंने पढ़ाया नहीं आपको वैसे, है ना? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या पढ़ा था हमने? आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट करना, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ड किसे कहते हैं? बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करना, उसे इन्वेस्टमेंट वर्ड बुलाते हैं। अगर कोई बिल्डिंग मैंने खरीदी है बिजनेस करने के लिए तो बिल्डिंग अकाउंट लिखूंगा। मैंने बिल्डिंग खरीदी है फिर बेचने के लिए तो इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इस नाम से लिखूंगा। किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैं इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखूंगा। गोल्ड खरीदा है बेचने तो मैं इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करें पैसा, उसे इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं। इन्वेस्टमेंट की 2 कैटेगरी, ट्रेड और नॉन ट्रेड। रिलेटेड टू बिजनेस हो तो ट्रेड, रिलेटेड टू बिजनेस ना हो तो नॉन ट्रेड। तो एक बड़ी कंपनी अपने ही बिजनेस से रिलेटेड दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती, जैसे
फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीद लिया तो रिलेटेड टू बिजनेस है, दोनों ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। तो व्हाट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें हम कोई पार्ट रॉ मटेरियल का खरीदते हैं और हमने प्लान करा कि वो कंपनी हम खरीद लेते हैं अपनी, कि वो पार्ट भी हम ही बनाने करेंगे, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ये भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन जनरल लॉन्ग टर्म की प्रिज्यूम किया जाती है, जैसे नॉन करंट के अंदर आए। नॉन ट्रेड वाली प्रिज्यूम की जाती है शॉर्ट टर्म की, तो करंट में है। तो आंसर का दोबारा पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था। तो पूछा हुआ था 18th वाले में ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, तो नॉन करंट में आएगी जी, बी ऑप्शन में। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, जो बोर्ड पे लिखा है ट्रेड कौन सी, नॉन ट्रेड कौन सी। ट्रेड में लिखा है रिलेटेड टू बिजनेस, यहाँ लिखा है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। परसों इस चैप्टर का टेस्ट फ्राइडे चैप्टर नया स्टार्ट होगा, सॉरी सैटरडे, ट्यूसडे फिर टेस्ट, दूसरा डे बड़ा हुआ कल दोनों चैप्टर कल पढ़े जी। 19th क्वेश्चन पढ़े, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट। कंपनी के अगेंस्ट क्लेम है, कंपनी इसको नहीं मान रही लायबिलिटी, तो बताइए ऐसे क्या चीज है। कॉन्टिनेंट लायबिलिटी है, डी ऑप्शन। 20 अनक्लेम्ड डिविडेंड, बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग में आएंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया, अभी तक शेयर होल्डर पैसे लेने के लिए नहीं आया। सी ऑप्शन अदर करंट लायबिलिटी। 21 इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये कौन सी हेडिंग में आता है बताइए। अदर करंट लायबिलिटी में आता है, अमाउंट फिक्स होता पता होता है। 22 इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, एक्रू एंड ड्यू हो या एक्रू बट नॉट ड्यू हो, दोनों ही अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। 23 6% डिबेंचर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस, बताइए कौन सी हेडिंग में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली हेडिंग में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन कंपनी, बताइए कौन सी हेडिंग में आएगा। इन्वेस्टमेंट वाला कौन सी हेडिंग में आएगा बताइए। सी ऑप्शन अदर करंट एसेट। ये ना सोचेगा सर इन्वेस्टमेंट मैचिंग। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, ये नहीं पूछा। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कहाँ आएगा ये पूछा। तो इन्वेस्टमेंट नहीं पूछी, इसलिए ए और बी ऑप्शन तो कट गया। डी ऑप्शन लायबिलिटी में क्यों आएगा भाई, तो लायबिलिटी अदर करंट एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो क्वार्टरली एनुअली मिल जाता है, तो लॉन्ग 12 महीने से ऊपर तो नहीं लगेंगे इंटरेस्ट मिलने में, इसलिए करंट एसेट्स के अंदर आएगा, अदर करंट एसेट्स के अंदर। सिंपल सी बात है, एक्रूड इनकम ये वही तो है, एक्रूड इनकम ही तो है। 25 एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स, कॉन्टिनेंटल लायबिलिटी। 26 डिबेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो 12 महीने के अंदर अंदर रिडीम होने वाले हैं। बताएं किधर लिखिए इसको, भूल गए। अदर करंट लायबिलिटी क्या पढ़ाया था कि लॉन्ग टर्म लोन अगर एनसीएल से उठ करके करंट लायबिलिटी में आता है तो कहाँ पे बैठता है, अदर करंट लायबिलिटी में बैठता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्यों नहीं बैठता, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग की डेफिनेशन है जो लोन ओरिजिनली 12 महीने से कम समय के लिए लिया हो वो आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी आएगा। 27 which one of the following is commitment, कमिटमेंट का मतलब
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट सिमिलर है 99% केसेस के अंदर। यहाँ पर कंपनी की कमिटमेंट है कि हम पेमेंट करेंगे, पर डेट नहीं बता रहे। प्रपोज डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? डायरेक्टर्स प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अवेलेबल कैश के अकॉर्डिंग, अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना पैसा एक्स्ट्रा है हमारे पास जो कि हम डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें शेयर होल्डर के सामने डिस्कस किया जाएगा पॉइंट और बोला जाएगा कि हम इतना डिविडेंड बांटना चाहते हैं। उनके सामने ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि अगर आप ये डिविडेंड और कम करवा लेते हैं, ये हटा देते हैं, तो ये पैसा हम कंप्यूटर कंपनी को परचेज करने में लगा सकते हैं और हमारी कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। उसके बाद फिर वोटिंग होती है शेयर होल्डर्स की और हो सकता है डिविडेंड कम हो जाए या ज़ीरो हो जाए या बराबर ही रहे, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी की साइड से। इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, कंपनी की मर्जी है कि दे या ना दे, कोई कंपल्सन नहीं होता। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, ये तो नॉर्मल लायबिलिटी है, इसलिए कमिटमेंट की कैटेगरी में नहीं लिखा हुआ। डी ऑप्शन डिविडेंड एरियर्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यहाँ कंपनी की कमिटमेंट है कि डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव वाला, तो जितना भी डिविडेंड पेंडिंग है बचा हुआ वो इकट्ठा होता रहेगा। कंपनी कमिटमेंट है कि जो बैलेंस आपका डिविडेंड रह गया, इस साल नहीं मिला, आपको बाद में मिलेगा, जैसा प्रॉफिट हो। डेट फिक्स नहीं है लेकिन कमिटमेंट है कि मिलेगा। 28 Each of the following items is shown under the heading current asset. इन्वेंटरी जाता है करंट एसेट के अंदर। 29 अंडरराइटिंग कमीशन बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा? तो ये भी शेयर से रिलेटेड है। जब शेयर इशू करते हैं तो अच्छे खासे अमाउंट में कमीशन देना पड़ता है अंडरराइटर्स को, और ये अगर हमने फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ नहीं करा तो ये अनअमोर्टाइज बन जाएगा, जो आने वाले ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन। 30 करंट लायबिलिटी में से आने वाली बताइए कौन सी आइटम, इनमें से कौन सी आइटम करंट लायबिलिटी में आएगी? कोई भी आइटम नहीं है, जिन्होंने नोटिस हो गया आंसर। 31 सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर लिखें, ये भी नॉन ऑफ आंसर हो गया। 32 नॉन करंट एसेट में कौन सी आइटम आएगी इनमें से? पेटेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं सर, डी ऑप्शन आएगा। बिल डिस्काउंट करा लेते हैं, मैच्योर नहीं हुआ तो ये हमारे बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं ना, एसेट एंड लायबिलिटी, लेकिन हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाती है कि अगर बीआर साइन करने वाले ने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट हमें करनी पड़ सकती। 34 इनमें से कौन सी आइटम करंट लायबिलिटी के अंदर आएगी, ये बताना है। तो अनक्लेम डिविडेंड जो है, शेयर होल्डर कभी पैसे लेने के लिए आ सकता है, तो ये हुई हमारी अदर करंट लायबिलिटी। 35 while preparing the balance sheet of a company, which item is shown under the heading long term borrowing? डिवेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं। 36 शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 lakh shares of rupees 10 each, 8 rupees called up. All the shareholders have duly paid the called up amount. शेयर कैपिटल will be shown as, बताइए कहाँ शो होगा, ये जो शेयर के अंदर किया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बी ऑप्शन। याद कीजिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया हो, दूसरी कंडीशन फेस वैल्यू के बराबर पैसा आ गया। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू के बराबर पैसा नहीं मंगाया, इसलिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में नहीं आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। 37 question number. A company has issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each, and it has called the entire nominal value of the share. It has received the entire amount except final call of 3 rupees per share on 5000 शेयर। तो 2 लाख में से सिर्फ 5000 शेयर ऐसे हैं जिनमें 3 रुपये रहते हैं, बाकी सिर्फ शेयर से पूरा पैसा आ गया। तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट किस तरीके से होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 2 लाख शेयर आ जाएंगे, लेस कॉस्ट इन एरियर्स। और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे
2 लाख शेयर लेस कॉस्ट इन एरियर्स। ऑप्शन नंबर सी में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 195 शेयर, इनका पूरा पैसा आ गया। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में 5000 शेयर, इनका पैसा नहीं आया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिनका पूरा पैसा आ गया वो एंड फुल्ली पेड अप में, इनका इनकम्प्लीट पेमेंट है अभी, वो नॉट फुल्ली पेड अप। अलग अलग चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताओ। 38 क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या लिखा हुआ है? अगर ओपनिंग स्टॉक हायर है तो ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला यही रहेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चाहे ओपनिंग हायर हो चाहे क्लोजिंग हायर हो। अगर ओपनिंग हायर हुआ तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर क्लोजिंग हायर हुआ तो नेगेटिव आंसर आएगा। आंसर लेकिन ये रहेगा, फॉर्मूला ये रहेगा, चेंज नहीं होगा। ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी की बुक है जी, पढ़ा आपने बीएसटी के अंदर। ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी की जो बुक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर मेंशन होती है मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है कंपनी। सेकंड क्वेश्चन, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, वो कॉन्टिनेंट लायबिलिटी। एग्जांपल लिखा भी हुआ था हमने कॉन्टिनेंट लायबिलिटी के अंदर, जो हमने शेयर सब्सक्राइब कर लिए और कुछ पैसे पे करने बाकी हैं अभी, तो ये कॉन्टिनेंट लायबिलिटी कहलाता है। सामने वाला कंपनी वाला कभी तो मंगा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। उसमें क्यों आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है तो उन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहाँ आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, इसलिए फॉल्स हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, 1000 डिवेंचर हैं 10% वाले, 100 रुपए का एक, टोटल 10,000 है, उनमें से 1000 ये हैं जो कि रिडीम होने हैं विद इन 12 मंथ्स। तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है, बताइए सही है गलत है? गलत है। सही क्या है? अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए, सही। फिफ्थ क्वेश्चन, जो डिविडेंड होता है वो पेड अप कैपिटल पे भी होता है। जितना कैपिटल पे कर चुके हैं सामने वाले उसी पे डिपेंड भी होता है। बिल्कुल करेक्ट है, जितना पैसा हमने मंगाया है उसी पे डिपेंड रहेगी। कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये का शेयर है और हमने भी 8 रुपये मंगाया, तो डिविडेंड 8 के हिसाब से देंगे। इसके हिसाब से क्यों देंगे? इतना पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिवेंचर आर शोन अंडर द हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। से लिखा, गलत लिखा है? गलत। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जगह क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक सेपरेट लाइन आइटम है, बिल्कुल सही है। सेकंड हेडिंग है ये, बैलेंस शीट लायबिलिटी है। 8th क्वेश्चन, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये इन्वेंटरी के अंदर आता है, सही है गलत है? सही। 9th, पीआर ट्रेड रिसीवेबल में आता है, सही है गलत है? सही। 10th, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी resolves to call at any time it desires। पता रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पर मंगाई जाए। जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मंगाया जाएगा, उससे पहले नहीं, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जब मर्जी मंगा ले कंपनी, इसलिए पॉसिबल। 11th, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी मे बी प्रिपेयर्ड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, गलत है, कंपलसरी है वर्टिकल फॉर्मेट। 12th, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर मार्शल्ड, मतलब कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में लिखा जाता है? लिखा हुआ था एक लिक्विडिटी की फॉर्म में। फॉल्स हो गया सर ये। इसको देखा जाए तो परमानेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं वो पहले, जो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हैं वो बाद। परमानेंस की फॉर्म है, लिक्विडिटी की फॉर्म नहीं। लिक्विडिटी का मतलब जो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको पहले लिखा जाए, तो बाद में कैश में कन्वर्ट हो उसको बाद में लिखा जाए, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, अकाउंट्स में हमारी इनकम ज्यादा आ रही है और टैक्स में इनकम कम आ रही है, तो टैक्स कम भरेंगे हम। टैक्स आज कम भर रहे हैं, कुछ में ज़्यादा भरना पड़ेगा। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हुई, क्या सेट हुई? लायबिलिटी। ज़्यादा टैक्स फ्यूचर में भरना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रेड पेबल्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो कहाँ लिखेंगे? करंट लायबिलिटी में लिखेंगे।
प्रीपेड इंश्योरेंस को कहाँ लिखेंगे? अदर करंट असेट्स में। उसने हेडिंग से हेडिंग बोला नहीं तो कंप्लीट लिखेंगे अदर करंट असेट्स अंडर करंट असेट्स, है ना? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है, हेडिंग से हेडिंग दोनों लिखें। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी हैव टू बी प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्मेट। Assets and liabilities are marshaled in the balance sheet in order of permanent। जो परमानेंट रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, वो पहले, जैसे शेयर सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई शेयर रहेगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन रहेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन रहेंगे। लायबिलिटी साइड भी ऐसे ही है, एसेट साइड भी, नॉन करंट एसेट्स पहले, बिल्डिंग मशीन वगैरह, करंट एसेट बाद में। 7. शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया, एक कंडीशन पूरी हो गई। एंड ऑल्सो रिसीव्ड इट, पैसा रिसीव भी कर लिया, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो क्या फॉर्म, क्या हेडिंग रहेगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा भी लिया, फेस वैल्यू के बराबर पैसा आ भी गया, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। 8th क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। 9th क्वेश्चन, शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड टोटल नॉमिनल वैल्यू, पहली कंडीशन पूरी हो गई, फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया हो, पहली कंडीशन पूरी हो गई। बट हैज नॉट रिसीव्ड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज ऑन 500 शेयर, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, फाइनल कॉल का पैसा कुछ शेयर पे नहीं मिला। द शेयर्स ऑन विच द फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड, वो कैसे शो होगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सारा पैसा मंगा लिया और सारा पैसा मिल गया, तो हेडिंग क्या रहती है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो हेडिंग क्या रहती है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। 10. अ कंपनी हैज रिजॉल्व्ड टू कॉल 2 रुपीज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप मतलब लिक्विडेट मतलब क्लोज, जब कंपनी बंद होगी तभी मंगाएंगे पैसा, उससे पहले नहीं मंगाएंगे। तो ऐसे पैसे को हम रिजर्व कैपिटल बुलाते हैं। तो 2 रुपीज इज डैश कैपिटल मतलब फिर रिजर्व कैपिटल। चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। अब थर्सडे को इसका टेस्ट है, फ्राइडे को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को फिर इसका टेस्ट है। जा सकते हैं।